नमस्कार। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं झारखंड के एक अहम शहर हजारीबाग की एक गहरी पड़ताल पर। नमस्कार। आपने शायद सुना हो हजार बागों का शहर। हाँ, ये नाम तो काफी मशहूर है। लेकिन क्या ये शहर सिर्फ इतना ही है? हमारे पास कुछ लेख हैं, थोड़ी विकिपीडिया से जानकारी और कुछ नोट्स, और हमारा मकसद है हजारीबाग की अलग अलग परतों को खोलना। मतलब इसकी कुदरत, इतिहास, संस्कृति। हाँ, और आज का विकास और जो मुश्किलें हैं उन सब को समझना। बिल्कुल। और मेरी कोशिश रहेगी कि इन सारी जानकारियों को सही संदर्भ में रखकर देखें, ताकि हजारीबाग की एक साफ तस्वीर उभर सके। चलिए, तो शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं, हजारीबाग। सुनने में तो लगता है फारसी से आया होगा, हजार और बाग। हाँ, यानी हजार बगीचों वाला शहर। ये काम धारणा है। पर एक दूसरी कहानी भी है। कहते हैं कि पुराने नक्शों में ओकुन हाजरी जैसा कुछ लिखा मिलता था। अच्छा। हाँ, जो शायद ओखनी और हजारी नाम के दो पुराने गांवों से मिलके बना हो। हाँ, ये दिलचस्प है। देखिए, नाम के पीछे अक्सर कई कहानियां छिपी होती हैं। सही कहा। एक और कड़ी जुड़ती है 1783 के आसपास की, जब कोलकाता से वाराणसी के लिए वो फौजी सड़क बनी थी ना। हाँ हाँ। तो शायद सैनिक यहाँ आम के बागों में डेरा डालते थे। अच्छा। और उसी सड़क की निगरानी के लिए सिलवार के पास एक पुराना वॉच टावर आज भी है। टूटी फूटी हालत में है, पर है। तो हो सकता है नाम का रिश्ता उस दौर से भी हो। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, एक नाम के पीछे इतनी संभावनाएं। ये वाकई दिलचस्प है। अब जरा देखें ये शहर बसा कहाँ है। छोटा नागपुर पठार पर है ना। हाँ। और इसी वजह से शायद यहाँ का मौसम साल भर बड़ा सुहावना रहता है। बिल्कुल। अंग्रेजों के जमाने में तो इसे हेल्थ रिसोर्ट भी कहते थे, सेहत बनाने की जगह। हाँ, सुना है मैंने भी। और शायद यही सुखद माहौल, ये शांत वातावरण आगे चलकर इसके एक बड़े शिक्षा केंद्र बनने में भी मददगार साबित हुआ हो। अच्छा, ये भी एक एंगल है। और शहर के पास से कोनार नदी गुजरती है, चारों तरफ जंगल हैं। हाँ, इस ऊंचाई और जंगल ने पुराने जमाने में इसे काफी हद तक बाहरी हमलों से बचाए रखा। तो यहाँ की अपनी खास आदिवासी संस्कृति पनप सकी। बिल्कुल, उसे पनपने का मौका मिला। इतिहास की बात करें तो शुरुआत में तो ये घना जंगली इलाका था। आदिवासी समुदाय अपने तरीके से रहते थे। हाँ, फिर मुगलों का असर पहुंचना शुरू हुआ अकबर के जमाने में, मतलब 1585 के आसपास। और वो राजा दुर्जन साल वाला किस्सा, वो हीरे की पहचान वाला। हाँ, वो किस्सा तो बहुत मशहूर है। कहते हैं उन्हें हीरों की इतनी अच्छी परख थी कि मुगलों ने उन्हें 12 साल की कैद के बाद छोड़ दिया, सिर्फ इसी हुनर की वजह से। हाँ, और गद्दी भी वापस कर दी। हालांकि ये किस्सा स्थानीय कहानियों का हिस्सा ज्यादा लगता है, पर यह दिखाता है कि ये इलाका, जिसे मुगल कोकरा कहते थे, अपने खनिजों के लिए जाना जाता था, खासकर हीरों के लिए। हाँ, बाद में 1632 में इसे पटना के गवर्नर को जागीर के तौर पर दे दिया गया। जागीर मतलब एक तरह से जमीन का अधिकार, जिससे वो लगान वसूल कर सकें। अच्छा, फिर आए अंग्रेज। 1790 में छावनी बनी। हाँ, कैंटोनमेंट, फौजियों के रहने और ट्रेनिंग की जगह। और फिर शहर का कुछ हिस्सा योजना बनाकर बसाया गया, बुड्डम बाजार। हाँ, वो इलाका आज भी है। और सोचिए, रविंद्रनाथ टैगोर 1885 में यहाँ आए थे, तो उन्होंने पुश गाड़ी से सफर किया था। अरे हाँ, वो गाड़ी जैसे मजदूर धक्का देकर और खींचकर पहाड़ी रास्तों और नदियों से पार कराते थे। आजकल की गाड़ियों के आराम को देखते हुए ऐसी यात्रा की कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल, उन्होंने अपने अनुभव लिखे भी हैं। इस इलाके में सफर थोड़ा आसान हुआ जब 1906 में वो ग्रैंड कोर्ट रेलवे लाइन खुली और हजारीबाग रोड स्टेशन बना। हाँ, कई सालों तक तो हजारीबाग शहर और स्टेशन के बीच लाल मोटर कंपनी की बसें चला करती थी। वो भी एक जमाना था। इसी ब्रिटिश दौर में 1831 में कोल विद्रोह हुआ। हाँ, आदिवासियों का अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन था वो। इसके बाद अंग्रेजों ने प्रशासन बदला और हजारीबाग को एक डिवीजन का मुख्यालय बना दिया। सही। और फिर 1855-56 में संथाल विद्रोह भी हुआ, मतलब संघर्ष चलता रहा। और ये संघर्ष आजादी की लड़ाई में और तेज हो गया होगा। बिल्कुल। 1857 की क्रांति में यहाँ की रामगढ़ बटालियन ने भी बगावत की थी। अच्छा। हाँ, फिर 1920 के असहयोग आंदोलन का असर यहाँ भी दिखा। और 1925 में तो महात्मा गांधी खुद यहाँ आए थे। और हजारीबाग सेंट्रल जेल, ये तो अपने आप में इतिहास है। बिल्कुल, इतिहास का गवाह है।
देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहीं बंदी रहे थे। और सबसे रोमांचक कहानी तो जयप्रकाश नारायण की है। हाँ, जेपी का जेल से भागना 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त। 53 धोतियों को जोड़कर रस्सी बनाकर। हाँ, 53 धोतियां जेल की दीवार फान गए। अरे वाह, ये तो सुनने में ही किसी फिल्म जैसा लगता है। जेल से ऐसे भागना। गजब की हिम्मत और योजना रही होगी। यकीनन इसमें स्थानीय लोगों का भी साथ रहा होगा। ये घटना तो आजादी के आंदोलन की यादगार घटनाओं में से एक है। बिल्कुल। आजादी के बाद भी हजारीबाग का नक्शा बदलता रहा। हाँ, वो बंटवारे। 1972 में गिरिडीह अलग जिला बना, फिर 1991 में चतरा और कोडरमा, और 2007 में रामगढ़, और 2000 में तो झारखंड ही बिहार से अलग होकर नया राज्य बन गया। इतनी सारे बंटवारे क्यों? इसके पीछे क्या वजह रही होगी? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक सुविधा थी? ये एक अहम सवाल है। देखिए, अक्सर दोनों ही बातें होती हैं। प्रशासनिक सुविधा तो होती ही है, छोटे इलाके हों तो शासन चलाना आसान होता है। हाँ, वो तो है। पर साथ ही ये अलग अलग क्षेत्रों की अपनी पहचान, अपनी विकास की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश भी होती है, ताकि विकास जमीनी स्तर तक पहुंचे। हाँ, और स्थानीय लोगों की आवाज को ज्यादा अहमियत मिले। लेकिन इसके अपने सरकारी और राजनीतिक पहलू भी होते हैं, जाहिर है। समझ गई। इतिहास का एक और पहलू है 19वीं सदी में बंगाली समुदाय का यहाँ आकर बसना। हाँ, अंग्रेजों को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी प्रशासन चलाने के लिए, तो कई बंगाली परिवार यहाँ आए। राय बहादुर, यदुनाथ मुखर्जी जैसे लोगों ने शहर को बनाने में बहुत योगदान दिया। बिल्कुल। वो सरकारी वकील थे, उन्होंने ब्रह्म समाज की शाखा खोली, लड़कियों का स्कूल शुरू किया, लाइब्रेरी बनवाई, दुर्गाबाड़ी भी बनवाई, और अकाल के समय लोगों की मदद भी की। हाँ, और मशहूर लेखक सुबोध घोष, जिनकी कहानी पर सुजाता फिल्म बनी थी, वो भी यहीं पले बड़े। क्या बात है। हाँ, और ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन भी यहाँ आए थे। उनके नाम पर आज भी केशव हॉल है। तो ये दिखाता है कि कैसे बाहर से समुदायों के आने से किसी जगह की संस्कृति और समाज में नए रंग भरते हैं। बिल्कुल। बंगाली समुदाय ने यहाँ शिक्षा और समाज सुधार में काफी अहम भूमिका निभाई। तो इन सब लोगों के आने से शहर का अपना एक अलग ताना बाना बना, संस्कृति और विचारों का मेल हुआ। सही कहा। चलिए अब देखते हैं आज हजारीबाग का दिल कैसे धड़कता है। यहाँ के लोग, उनकी जिंदगी कैसी है। 2011 की जनगणना देखें तो शहर में करीब 1.5 लाख लोग रहते थे। हाँ, शहर में। पर पूरे जिले की आबादी देखें तो वो 17 लाख से ज्यादा थी। इतना बड़ा फर्क शहर और गांव के बीच। हाँ, इसका मतलब है कि जब विकास की योजनाएं बनती हैं तो शहर की जरूरतें अलग होती हैं, गांव की अलग। दोनों के लिए बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पर अलग अलग ध्यान देना पड़ता होगा। बिल्कुल। यहाँ सबसे ज्यादा खोटा भाषा बोली जाती है ना। हाँ, खोटा का प्रभुत्व है। हिंदी, बंगाली और संथाली बोलने वाले भी काफी हैं। और धर्म की बात करें तो हिंदू ज्यादा है, लेकिन मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है। हाँ, और दूसरे छोटे समुदाय भी रहते हैं, और ये जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, यही हजारीबाग की असली खूबसूरती है। ये शहर की मिलजुल कर रहने वाली पहचान बनाता है। बिल्कुल, जो खासकर यहाँ के त्योहारों में दिखती है। हाँ, त्योहार। हजारीबाग की रामनवमी तो दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी का दर्जा मिला हुआ है। ये यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है और इसकी जान है अखाड़ा परंपरा। हाँ, ये वो समितियां या दल होते हैं जहाँ नौजवान पारंपरिक हथियार लेकर करतब दिखाते हैं। तलवार भाला लेकर अपनी कला और ताकत का प्रदर्शन। बिल्कुल। और जुलूस कितना बड़ा निकलता है। हाँ, करीब 16 किलोमीटर लंबा, जिसे पूरा होने में 36 घंटे से भी ज्यादा लग जाते हैं। और कहते हैं 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल आते हैं। अविश्वसनीय। और जैसा कि आपके स्रोतों में भी जिक्र है, इसकी सबसे खास बात है हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। हाँ, ये बहुत अहम बात है। ये सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं रह जाता, बल्कि समाज के जुड़ने का मौका बन जाता है। मुस्लिम समुदाय भी बढ़ चढ़कर साथ देता है। आज के माहौल में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। बिल्कुल। इसके अलावा छठ पूजा का भी बहुत महत्व है। हजारीबाग झील के किनारे लोग जुटते हैं। हाँ, दुर्गा पूजा में भी बड़े सुंदर पंडाल बनते हैं, कलात्मकता दिखती है। और आदिवासी समुदाय के अपने त्योहार हैं, कर्मा, सरहुल। हाँ, कर्मा भाई बहन के प्यार का त्योहार है, और सरहुल प्रकृति पूजा का, खासकर साल के पेड़ की पूजा। ईद और मुहर्रम भी मुस्लिम समुदाय के बड़े त्योहार हैं। ये सारे त्योहार मिलकर हजारीबाग के सांस्कृतिक जीवन को बहुत रंगीन बनाते हैं। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि समुदाय को जोड़ने और अपनी परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी जरिया है। और कला, यहाँ की सोहराई कला तो कमाल की है। हाँ, दीवारों पर बनाए जाने वाले बहुत पुराने चित्र, कहते 3000-4000 साल पुराने। बाप रे। इनमें प्रकृति और उर्वरता की झलक मिलती है। हाँ,
मतलब वंश वृद्धि, फसल की अच्छी पैदावार, इन सब से जुड़ाव। और पद्मश्री बुलू इमाम ने इस कला को दुनिया भर में पहचान दिलाने में बहुत काम किया है। ये अपनी जड़ों से जुड़ी कला को बचाने की एक बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल, ऐसी कलाएं सिर्फ हमारी सांस्कृतिक विरासत नहीं होती, बल्कि ये उस समाज की पहचान, उनके इतिहास और उनकी सोच को भी दर्शाती हैं। इन्हें बचाना बहुत जरूरी है। और यहाँ के आदिवासी नाच जैसे पाइका, हंटा। हाँ, पाइका जो युद्ध की तैयारी जैसा लगता है, हंटा शिकार का नाच, मुंदारी शादी का नाच और बोरो बारिश के लिए, ये सब भी इसी सांस्कृतिक विविधता का हिस्सा हैं। अब आते हैं आज के हजारीबाग पर। इसे झारखंड का एजुकेशन हब कहते हैं। हाँ, शिक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, VBU, और सेंट कोलंबा कॉलेज। ये तो बिहार के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है, 1899 में बना था। हाँ, बहुत पुराना और प्रतिष्ठित कॉलेज है। अन्नदा कॉलेज, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं। और स्कूल भी तो अच्छे हैं, DAV, सेंट जेवियर्स, माउंट कार्मेल जैसे कई जाने माने नाम हैं। बिल्कुल, और सिर्फ कॉलेज स्कूल ही नहीं, यहाँ कंपटीशन की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरीज का भी एक पूरा माहौल है। और BSF के ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ की पहचान है। तो सवाल उठता है कि ये शिक्षा का केंद्र बना कैसे? शायद यहाँ का अच्छा मौसम, पुराने समय से चले आ रहे शिक्षण संस्थान और राज्य के बीचों बीच होने का फायदा। हाँ, ये सब बातें हो सकती हैं। इसने एक माहौल तैयार किया शिक्षा के लिए। अर्थव्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है कोयले का। कोयला, बिल्कुल। झारखंड में धनबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोयले का भंडार यही है। CCL यानी सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड यहाँ काम करती है। और NTPC का एक बड़ा बिजली घर भी बन रहा है। गोंडुलपारा खदान भी एक अहम प्रोजेक्ट है। हाँ, लेकिन यहाँ एक अजीब सी स्थिति है। एक तरफ तो खेती और जंगल पर आधारित पुरानी अर्थव्यवस्था है, और दूसरी तरफ कोयले का इतना बड़ा भंडार। बिल्कुल, पर चिंता की बात यह है कि कोयले या दूसरे खनिजों पर आधारित उद्योग यहाँ कम है। मतलब कच्चा माल तो यहाँ से निकल जाता है। हाँ, पर उससे चीजें बनाने वाले कारखाने और उनसे मिलने वाली नौकरियां वो स्थानीय स्तर पर उतनी नहीं है। इसे ही संसाधन अभिशाप कहते हैं क्या? रिसोर्स कर्स। हाँ, ये उसी संभावना की ओर इशारा करता है। मतलब भरपूर प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद क्षेत्र उम्मीद के मुताबिक तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि अर्थव्यवस्था सिर्फ कच्चा माल निकालने पर अटक जाती है। तो यहाँ विकास और पर्यावरण के बीच तालमेल बिठाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती है। कोयला निकल तो रहा है, पर उसका फायदा शायद उतना स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। क्या वहीं पर उद्योग लगाने की बात नहीं होती? बातें तो होती हैं, लेकिन बड़े उद्योग लगाने के लिए कई चीजें चाहिए होती हैं। बेहतर सड़कें, बिजली, पानी, कुशल कारीगर, सरकारी नीतियां। शायद इन्हीं सब में कहीं कमी रह जाती है। हो सकता है। और इसी से जुड़ी है विकास की एक और चुनौती, वो हजारीबाग की रिंग रोड परियोजना। हाँ, ये रिंग रोड शहर के अंदर भारी गाड़ियों की भीड़ कम करने के लिए बनी थी ये योजना। और पिछले 20 साल से अटकी पड़ी है। 20 साल? सोचिए, 52 करोड़ का प्रोजेक्ट अब 700 करोड़ का हो गया है। ये अपने आप में केस स्टडी है कि कैसे अच्छी भली योजनाएं अटक जाती हैं। मुख्य दिक्कत जमीन अधिग्रहण की है। रैयत यानी जमीन के मालिक वो बाजार के हिसाब से मुआवजा मांग रहे हैं। हाँ, और कुछ सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो ये दिखाता है कि कैसे सरकारी सुस्ती, मुआवजे का झगड़ा और शायद पक्की राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने से विकास रुक जाता है। इसकी तुलना में वो गोंडुलपारा कोयला खदान के लिए जो मॉडल बन रहा है वो ज्यादा बेहतर लग रहा है सुनने में। हाँ, लोगों को हटाने और बसाने का, वहाँ पैसे के साथ साथ प्रभावित परिवारों को बना बनाया घर या प्लॉट देने जैसे विकल्प रखे गए हैं। ये तुलना दिखाती है कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में शुरू से ही लोगों पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल, खासकर उनके विस्थापन और पुनर्वास को। रिंग रोड में हुई देरी से जो सबक मिले हैं वो भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत काम के हो सकते हैं। ताकि विकास ऐसा हो जिसमें सबका ध्यान रखा जाए और जो लंबे समय तक चले। राजनीति की बात करें तो एक जमाने में यहाँ केबी सहाय और रामगढ़ राज परिवार के बीच काफी टक्कर रहती थी। हाँ, केबी सहाय जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने, यशवंत सिन्हा जो देश के वित्त और विदेश मंत्री रहे, और उनके बेटे जयंत सिन्हा दोनों यहाँ से सांसद रह चुके हैं। हाँ, अभी यहाँ से मनीष जायसवाल सांसद हैं बीजेपी से। यहाँ के मुख्य राजनीतिक मुद्दे वही है, कोयला खनन, लोगों का विस्थापन, शिक्षा, रोजगार। बिल्कुल, जैसा स्रोतों में बताया गया है, यहाँ बीजेपी के अलावा कांग्रेस, JMM, CPI और AJSU जैसी पार्टियां भी सक्रिय हैं। तो इन मुद्दों पर कौन सी पार्टी क्या रुख अपनाती है, ये यहाँ के विकास की दिशा तय करने में अहम होता होगा। हाँ, देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ भी राजनीति इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए अब थोड़ी सैर सपाटे की बात कर ली जाए।
हजारीबाग घूमने जाएं तो क्या क्या देखें? सबसे पहले तो हजारीबाग नेशनल पार्क है। हाँ। हालांकि सुनने में आया है कि अब वहाँ बाघ आसानी से नहीं दिखते। अच्छा। फिर है कैनरी हिल। हाँ, कैनरी हिल, वहाँ से पूरे शहर का बड़ा सुंदर नजारा दिखता है। और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी अच्छी जगह है। शहर के अंदर ही हजारीबाग झील है। हाँ, लोग शाम को घूमने आते हैं, बोटिंग करते हैं और छठ पूजा भी यहीं होती है। पास में कोनार और तिलैया डैम भी हैं। हाँ, और एक खूबसूरत जगह है सीतागढ़ी जलप्रपात। प्रकृति के साथ साथ कुछ धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं वहाँ से। और पास के रामगढ़ जिले में मशहूर राजरप्पा मंदिर भी है। हाँ, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। एक और अनोखी जगह है सूरजकुंड, गर्म पानी का झरना। बिल्कुल, कहते हैं इसके पानी में गंधक और दूसरे खनिज मिले होते हैं जो त्वचा की बीमारियों में फायदा करते हैं। हाँ, ऐसी मान्यता है। मकर संक्रांति पर यहाँ बड़ा मेला भी लगता है। और एक जगह जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी वो है इसको रॉक आर्ट। हाँ, वो तो कमाल की चीज है। गुफाओं में पत्थरों पर लगभग 10,000 साल पुरानी चित्रकारी। 10,000 साल? सोचिए, भारत के कितने पुराने इतिहास और कला का सबूत है ये। ये हजारीबाग को सिर्फ एक सुंदर शहर ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। यहाँ इको टूरिज्म की संभावना बनती है। बिल्कुल, सवाल यही उठता है कि क्या इस तरह की जगहों को आधार बनाकर पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिले और प्रकृति और विरासत को नुकसान भी ना हो। यहाँ पहुँचना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है? नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सड़क के रास्ते NH20, जो पहले NH33 था, और ग्रैंड ट्रंक रोड यानी NH2 से जुड़ा है। रेल के लिए हजारीबाग टाउन स्टेशन है। हाँ, कोडरमा बरकाकाना लाइन पर। और सबसे नजदीकी हवाई अड्डा रांची में है, जो यहाँ से करीब 100-125 किलोमीटर दूर है। तो हमने हजारीबाग के कई रंग देखे। हाँ, इसके नाम के पीछे की कहानियों से लेकर इसके भूगोल, इतिहास, मिलीजुली संस्कृति, शिक्षा के केंद्र के रूप में इसकी पहचान, कोयले की अर्थव्यवस्था और उससे जुड़ी चुनौतियां, और घूमने फिरने की जगहों तक। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत से हजारीबाग की कैसी तस्वीर उभरती है? ये सिर्फ हजार बागों का शहर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा शहर है जहां दुनिया भर में जानी जाने वाली रामनवमी मनती है, तो वहीं हजारों साल पुरानी सोहराई कला भी जिंदा है। हाँ। ये शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है, पर रिंग रोड जैसी जरूरी परियोजनाएं सालों से अटकी हैं। ये विरोधाभास है। यहाँ जमीन के नीचे कोयले का खजाना है, पर सवाल ये है कि उसका फायदा सबको कैसे मिले और पर्यावरण कैसे बचे। सही। ये एक जटिल, कई परतों वाला शहर है। और यहीं से हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात निकलती है। हाँ, एक विचार। हजारीबाग के पास इतना समृद्ध इतिहास है, कुदरत का खजाना है, शिक्षा का केंद्र होने की पहचान है, तो ये शहर अपनी इस विरासत और पर्यावरण को बचाते हुए आज के विकास की जरूरतों के साथ तालमेल कैसे बिठा सकता है? कर सकते हैं, ताकि विकास सही मायने में सबका हो और टिकाऊ भी हो। ये सवाल जरूर सोचने लायक है। इसी सवाल के साथ हजारीबाग की इस गहरी पड़ताल को हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद है आपको हमारे साथ ये सफर पसंद आया होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।